चबा रहा था। कुत्ते, सीरान चिल्लाया। छोड़ घंटी फिर हिली और बहादुर का दर्द इतना बढ़ गया कि वह मरने की कगार पर था। उसकी शक्ति तेजी से कमजोर पड़ने लगी। वो अपने सिर को पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। चारों की एक जैसी हालत थी। सीरान ने विजय हंसी हंसी ध्रुव देख, तेरे साथी अब कुत्ते की तरह गुलाबती खा रहे हैं। हा हा हजम। शहर की विशाल दीवारों के सामने खड़े होकर इनाया ने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक गहरा विश्वास भी। याद रख, हजम शहर में प्रवेश करने के बाद तुझे मेरी बात माननी होगी, उसने धीरे से कहा। रास्ते में इनाया के दिल में ध्रुव ने एक खास जगह बना ली थी। वो खुद को रोक नहीं पाई थी। वो इस लड़के से प्यार करने लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि वह उसका पहला था। ध्रुव ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। चिंता मत कर, भूत भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। उसने अपनी छवि बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब वो पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति दिख रहा था। उसका चेहरा, उसकी चाल, यहाँ तक कि उसकी आंखों की चमक भी बदल चुकी थी। कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था, लेकिन इनाया अभी भी चिंतित थी। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और कहा, सावधान रहना, यह शहर उतना साधारण नहीं जितना दिखता है। दोनों ने शहर के विशाल द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही शहर के पहरेदारों ने इनाया को देखा, वह तुरंत झुककर सम्मान प्रकट करने लगे, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्का संदेह था। इनाया ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ध्रुव ने देख लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, लगता है सीरान बच निकला है। कुछ ही मिनट बाद एक काले कवच वाला योद्धा शत्रुघ्न के महल में पहुंचा और उसे सूचना दी, कुलपति इनाया वापस आ गई है। शत्रुघ्न थोड़ा चौंका। तीसरे एल्डर की मृत्यु के बाद उसे इनाया की चिंता नहीं थी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसके साथ और कौन है? योद्धा ने जवाब दिया, एक अजनबी बूढ़ा। शत्रुघ्न ने बुदबुदाया, एक अजनबी बूढ़ा? क्या यह वही है जिसने उसे बचाया? उसने एक पल सोचा, फिर कहा, सीरान को इसकी सूचना दो। अगर यह ध्रुव नहीं था तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। जी। योद्धा पीछे हट गया। इनाया ने शहर में प्रवेश किया और बिना रुके सीधे अंबर महल की ओर बढ़ी। वो अपने घर भी नहीं गई। उसका मकसद था शत्रुघ्न को तीसरे एल्ड के विश्वासघात की सूचना देना। कालकोठरी में जब सीरान को इनाया के शहर में लौटने की खबर मिली, उसकी आंखें कुटिल हो गईं। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह तो मजेदार हो गया। एक अजन भी बूढ़ा, हा हा। उसने अपने हाथ में पकड़ी घंटी को हिलाया और आदेश दिया, तुम चारों सुनो। मीनराज, वीरन बहादुर और अरहद तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखें एक मोटी सफेद रोशनी से ढक गई थी, जैसे वे किसी सम्मोहन में हो। घंटी की आवाज ने उन्हें तुरंत नियंत्रित कर लिया था। सीरान ने कहा, मेरे साथ अंबर महल चलो। चारों ने बिना किसी हिचक के उसका अनुसरण किया। जैसे ही ध्रुव और इनाया शहर में दाखिल हुए, पूर्वज रुद्रदेव की आवाज ध्रुव के दिमाग में गूंजी। लड़के हजम शहर के सारे सैनिक विकसित लोग हैं, ज्यादातर तीसरी पीढ़ी के और कुछ दूसरी पीढ़ी के। रुद्रदेव का स्वर हैरानी से भरा था। किस डॉक वर्ल्ड के योद्धा ने इतनी मेहनत से बर्बर क्षेत्र में इतनी शक्तिशाली सेना बनाई? ध्रुव की आंखों में एक सुनहरी चमक थी। वो बुदबुदाया, इन विकसित लोगों से बहुत एक्सपी मिलेगी। अगर मैं इन्हें खत्म कर सकूं तो वो अभी पहले लेवल का स्वर्गवीर था। 2 साल में एक ब्रह्मवीर बनना लगभग असंभव था। उसे एक लेवल बढ़ाने के लिए अब लगभग 2 अरब एक्सपी पॉइंट्स की जरूरत थी। ध्रुव ने इनाया से धीरे से पूछा, यहाँ कितने विकसित लोग हैं? इनाया ने जवाब दिया, पिछले कुछ सालों में बर्बर क्षेत्र बदल गया है। लगभग हर दिन टेलीपोर्टेशन द्वार से नए विकसित लोग निकलते हैं। मुझे नहीं पता कितने हैं। हजम शहर में इस तरह के सवाल कम ही पूछे जाते हैं। उसने आगे की ओर इशारा किया, अंबर महल सामने है, मैं पहले अंदर जाऊंगी, तू बाहर इंतजार कर। ध्रुव ने कहा, खुद का ख्याल रखना। इनाया का दिल गर्म हो गया। उसने हल्के से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं थी। हजम शहर में उसका रुतबा बहुत ऊंचा था और वह शत्रुघ्न की सबसे भरोसेमंद सेनापति थी। उसे यकीन था कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ध्रुव महल के सामने वाली चाय की दुकान पर बैठ गया। उसने एक कप चाय मंगाई और धीरे धीरे पीने लगा। उसका दिमाग लगातार योजनाएं बना रहा था। वो पूर्वज रुद्रदेव की खबर का इंतजार कर रहा था। शहर में प्रवेश करने के बाद ध्रुव ने पूर्वज रुद्रदेव को बहादुर और बाकी वॉर गॉड्स की स्थिति का पता लगाने के लिए कहा था। उसे यकीन था कि उसके साथी हजम शहर में ही थे। इनाया की सुरक्षा के लिए उसने 500 रूहानी योद्धा तैनात किए थे। अगर कुछ गलत हुआ तो वह सुरक्षित बच निकल सकती थी। इनाया अब उसकी लड़की थी और वह उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। बाकी 500 रूहानी योद्धाओं को उसने शहर के हर कोने में फैला दिया था ताकि जल्दी से जानकारी इकट्ठा हो सके। रूहानी योद्धाओं की सबसे बड़ी ताकत थी
उनकी अदृश्यता, वो बिना निशान छोड़े मार सकते थे और उन जगहों पर जा सकते थे जहां ध्रुव नहीं पहुंच सकता था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद ध्रुव ने अपनी चाय पी और धैर्य से इंतजार किया। अंबर महल में कुलपति, मैं वापस आ गई हूं, इनाया ने उत्साह से कहा। यह उसका घर था। शत्रुघ्न ने उसे पाला पोसा था और उसके लिए वह आधा पिता जैसा था। शत्रुघ्न ने खुशी का नाटक किया। इनाया, तुम लौट आए। मैंने कई दिनों तक तुम्हें ढूंढने के लिए लोग भेजे थे। बताओ क्या हुआ? क्या तीसरे एल्डर ने तुम्हें कुछ किया? सीरान ने मुझे सब बता दिया है, इनाया ने कहा। कुलपति, तीसरे एल्डर एक योद्धा द्वारा मारे गए और उसी के कारण मैं बच निकली। मैं आपको चेतावनी देने आई हूं। तीसरे एल्डर की गुप्त ताकतों से सावधान रहें। और एक और बात है, शत्रुघ्न ने कहा। बोलो, इनाया ने कहा। मुझे लगता है कि तीसरे एल्डर के पीछे कोई और है, वरना उसकी निजी शक्ति के साथ वह आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। शत्रुघ्न ने गहरी सोच का नाटक किया। इनाया, ऐसी बातें बिना सबूत के नहीं कहनी चाहिए। जी। इनाया ने तुरंत सिर झुकाया। यह सिर्फ मेरी सोच थी। वह पिछले कुछ दिनों से इस बारे में सोच रही थी। तीसरे एल्डर का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि वह खुले तौर पर शत्रुघ्न का विरोध करे। तभी शत्रुघ्न ने पूछा, इनाया, मैंने सुना है कि तुमने इस बार ध्रुव को पकड़ा था। वो अब कहाँ है? डार्क वर्ल्ड के उस महान योद्धा को वो चाहिए। उसे पकड़कर हम पहल कर सकते हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ है? शत्रुघ्न को इनाया से जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो बस टोल ले रहा था, लेकिन इनाया चुप हो गई। उसकी आंखों में एक हल्की मुश्किल दिखाई दी। शत्रुघ्न का दिल धक से रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, लगता है इसका ध्रुव से कुछ रिश्ता है। वो अर्जुन भी बोला, क्या वो ध्रुव है? शत्रुघ्न के मन में उत्साह जागा। अगर यह वही है तो हाँ ने तुरंत बाहर खड़े काले कवच वाले योद्धा को संदेश भेजा। इनाया का दिल उलझन में था। उसने कभी शत्रुघ्न की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, ना ही कभी उससे झूठ बोला था। लेकिन इस बार उसने हंठ काटे और कहा, मुझे नहीं पता। उसके हाव भाव ने उसे धोखा दे दिया था। शत्रुघ्न ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं। दक्षिण तरंग महाद्वीप हमारे हाथ में है। ध्रुव को दिखना ही होगा। वैसे जिस योद्धा ने तुम्हें बचाया वह कहाँ है? मैं उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, इनाया ने कहा। वो बर्बर क्षेत्र छोड़ चुका है। ओह, कोई बात नहीं। शत्रुघ्न ने हल्के से हंसकर कहा। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है? क्या होगा इस कहानी में आगे, यह जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। हाँ, अंबर महल के हॉल में हंसते हुए धीरे धीरे दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक कुटिल चमक थी और होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी। उसके पीछे ध्रुव के चारों वॉग्स लकड़ी के ठूंठों की तरह चल रहे थे। बिना सीरान के आदेश के वह एक कदम भी नहीं हिलते थे। उनकी आंखें बेजान थीं, पर उनमें एक खतरनाक शक्ति की आभा थी जो किसी को भी डरा सकती थी। इनाया की नजर उन चारों पर पड़ी। वो पहले भी उन्हें देख चुकी थी। उसका दिल सिकुड़ गया। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, ध्रुव, तू यहां मत आना। बाहर चाय की दुकान पर 2 काले कवच वाले योद्धा ध्रुव के पास पहुंचे। हमारे कुलपति ने तुम्हें बुलाया है। ध्रुव ने चाय का प्याला होठों से हटाया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो चुपचाप खड़ा हुआ और उनके साथ चल पड़ा। उसकी इस सहजता ने योद्धाओं को हैरान कर दिया। यह आदमी इतना शांत क्यों है? उनके मन में बस यही सवाल था, लेकिन अंधेरे में ध्रुव का दिल ठंडा पड़ चुका था। कुछ तो गड़बड़ है, उसने मन ही मन सोचा। शुरू से ही ध्रुव ने सावधानी बरती थी। उसने बूढ़े आदमी के रूप में एक क्लोन बनाकर छोड़ दिया था, जबकि वह खुद छिपकर हालात पर नजर रख रहा था। इनाया का इतनी देर तक बाहर न आना उसे चिंतित कर रहा था। पूर्वज, क्या आपको अभी भी नहीं पता चला कि वह कहाँ है? उसने रुद्रदेव से फिर पूछा। रुद्रदेव ने जवाब दिया, नहीं, अगर वे हजम शहर में हैं तो चाहे जमीन के 3 फुट नीचे हो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन अगर उनकी शक्ति की आभा पूरी तरह बदल गई है तो मैं उन्हें नहीं ढूंढ सकता। ध्रुव का दिल और ज्यादा सिकुड़ गया। उसने सोचा था कि वह इस बीच बहादुर और बाकियों को ढूंढ लेगा, लेकिन अब इनाया भी महल से बाहर नहीं आई। उसका मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। हॉल में सीरान इनाया को घूर रहा था। उसकी मुस्कान में एक क्रूरता थी। तूने सचमुच आत्मा जहर गोली नहीं ली? लगता है तुझे वाकई किसी महान योद्धा ने बचाया है। इनाया को उसकी घूरती नजरें पसंद नहीं आई। उसने तीखे स्वर में कहा, सीरान, तेरा मतलब क्या है? सीरान ने ठंडी हंसी हंसी, मेरा मतलब तुझसे है। मुझे लगता है वह योद्धा कोई और नहीं, ध्रुव है ना?
इनाया की आंखें सिकुड़ गईं। ध्रुव तो साल डिस्क से बंधा था और पिंजरे में था। वो मुझे कैसे बचा सकता था? लेकिन तेरा क्या? तू तो तीसरे एल्डर के तलवे तक चाटने को तैयार हो गया था। अगर मैं ना होती तो वो तुझे वहीं मार देता। सीरान का चेहरा लाल हो गया। इनाया की बात ने उसके घाव पर नमक छिड़क दिया था। उसकी आंखें कुटिल हो गईं और उसने गुस्से में इनाया को थप्पड़ जड़ने की कोशिश की। तू खुद को समझती क्या है, कुतिया कहीं की? इनाया ने हिलने की बजाय उसका थप्पड़ एक हाथ से रोक लिया। सीरान, तू अभी बहुत कमजोर है। उसकी आवाज में तंज था। शक्तियों के मामले में वह सीरान को आसानी से कुचल सकती थी। सीरान ने ठंडी मुस्कान दी। तो ऐसा है? उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी, घंटी को हिलाया। घंटी की आवाज हॉल में गूंजी और उसी पल एक भूतिया आकृति हिली। खतरनाक शक्तियों के साथ एक हथेली ने इनाया पर हमला किया। यह इतना तेज था कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। यहां तक कि शत्रुघ्न का दिल भी कांप गया। उसने मन ही मन सोचा, कितनी तेज गति इनाया, इसे रोक नहीं पाई। उसके सीने पर जोरदार वार हुआ और वह उड़कर जमीन पर गिरी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और मुंह से खून टपकने लगा। सीरान ने हंसते हुए कहा, इनाया, अब मेरी शक्ति काफी है। यह हमला वीरन ने किया था। वो अब भी चुपचाप खड़ा था। बिना हिले सीरान ने मन ही मन सोचा, यह चारों वाकई असाधारण हैं। हर एक की अपनी खास शक्ति है। यह तो कमाल है। इन चारों के साथ कौन मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? इनाया धीरे धीरे जमीन से उठी। उसके मुंह से खून टपक रहा था, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने सीरान की ओर देखा और कहा, यह उस डार्क वर्ल्ड के योद्धा द्वारा बनाए गए लीट योद्धा है। तूने इन्हें निजी तौर पर इस्तेमाल करने की हिम्मत की। कुलपति, क्या आप इसे रोकेंगे? नहीं, उसने शत्रुघ्न की ओर देखकर पूछा। वाकई यह चारों उस महान योद्धा द्वारा बनाए गए थे। विशेष रूप से ध्रुव से निपटने के लिए शत्रुघ्न की भौहें सिकुड़ गईं। वह बाकी सबकी परवाह नहीं करता था, लेकिन उस महान योद्धा का नाम ही उसकी रीढ़ में सेन पैदा करता था। सीरान ने ठहरे हुए स्वर में कहा, अगर तू बताएगी नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा? इनाया ने जवाब दिया, तुझे लगता है मैं नहीं बताऊंगी? उसी पल इनाया के आसपास रूहानी योद्धा सक्रिय हो गए। पहले वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाए थे, लेकिन अब वह तैयार थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वीरन की आंखों में वह अदृश्य नहीं थे। वीरन ना इंसान था, न भूत, न राक्षस, न दानव। वो दुनिया के सभी आत्मिक रूपों को देख सकता था, लेकिन वो अब सिर्फ के आदेशों का पालन करता था। भले ही उसने रूहानी योद्धा देखे, वो कुछ नहीं बोला। उसी वक्त एक रूहानी योद्धा ने पूर्वज रुद्रदेव को संदेश भेजा। रुद्रदेव चौंक गए और तुरंत ध्रुव को सारी बात बताई। ध्रुव पूरी रफ्तार से महल की ओर दौड़ा। दूसरी ओर सीरान ने विजय हंसी हंसी, इनाया, मरे हुए लोग कैसे बोल सकते हैं? तेरे मरने के बाद किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। शत्रुघ्न की भैं और सिकुड़ गई। उसे सीरान का यह रवैया पसंद नहीं आ रहा था। पिताजी, सीरान ने शत्रुघ्न की ओर मुड़कर कहा, वो डार्क वर्ल्ड का योद्धा ड्रैगन क्षेत्र का खजाना चाहता है। क्या आपने कभी इसे अपने लिए लेने के बारे में नहीं सोचा? वो खजाना निश्चित रूप से असाधारण है। अगर आपने इसे हासिल कर लिया तो आप धरती के सर्वोच्च शासक बन सकते हैं। यहाँ तक कि डार्क वर्ल्ड के भी। हम इतनी अच्छी चीज उसे क्यों दें? और सीरान ने अपनी आवाज में जोश भरते हुए कहा, वह योद्धा स्वर्गीय नियमों की शक्ति से बंधा है। वह धरती में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम टेलीपोर्टेशन द्वार को तोड़ दे तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। पहले वह इस बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब हातातिम और बाकियों की शक्ति को देखकर उसके मन में लालच आ गया। यहाँ तक कि उसने उस डार्क वर्ल्ड के योद्धा से निपटने का भी सोच लिया। वे टेलीपोर्टेशन द्वार को नष्ट करके उसके कहर से बच सकते थे। यह सोचकर सीरान उत्साह से भर गया। अमर महल क्या है? पश्चिमी अंधकार लोक क्या है? धरती पर हम सभी को पैरों तले कुछ ले सकते हैं। और तब पिताजी, आप धरती के सर्वोच्च शासक होंगे। यह कल्पना इतनी खूबसूरत थी कि शत्रुघ्न का दिल भी डोल गया। बर्बर क्षेत्र की मौजूदा शक्ति के साथ वह सच में अमर महल, पश्चिमी अंधकार लोक और शून्य भूमि जैसी ताकतों का मुकाबला कर सकते थे। और ध्रुव के चारों वॉरगॉड्स के साथ वह उन्हें कुचल भी सकते थे। शत्रुघ्न ने आंखें हल्के से बंद की, जैसे वह इस बात को मौन स्वीकृति दे रहा हो। सीरान समझ गया। उसने एक मुस्कान दी और इनाया की ओर मुड़ा। इनाया, अब तेरा मरने का वक्त आ चुका है। डिंग लिंग लिंग। घंटी की आवाज के साथ बहादुर की आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसने दोनों मुट्ठियां कसी और एक घातक मुक्के के साथ इनाया पर वार किया। रूहानी योद्धा तुरंत हरकत में आए। उन्होंने बहादुर के मुक्के को रोकने की कोशिश की,
लेकिन अगले ही पल वे सभी दूर उड़ गए। उनकी शक्ति स्वर्गवीर स्तर की, फिर भी बहादुर का एक वार भी नहीं झेल पाए। इनाया स्तब्ध खड़ी थी, प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। तभी एक काले कवच वाला योद्धा हॉल में पहुंचा। कुलपति, वो बूढ़ा आ गया है। सीरान की नजरें गहरी हो गईं। उसने घंटी हिलाकर बहादुर को हमला करने से रोक दिया। काले कवचधारियों के साथ दरवाजे पर खड़े बूढ़े आदमी को देखकर सीरान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ध्रुव, नाटक करना बंद कर, मुझे पता है यह तू है। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। ध्रुव के क्लोन अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे जहां वह जवाब दे सकें। शत्रुघ्न ने मन ही मन सीरान से कहा, तुझे पूरा यकीन है ना कि यह ध्रुव है? सीरान ने जवाब दिया, ध्रुव हो या ना हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने इनाया की ओर देखा और हंसते हुए बोला, इनाया, माफ करना। उसने अपनी घंटी हिलाई और आदेश दिया, बहादुर, हमला कर। उसी पल हवा में एक सुनहरी चमक लहराई। इससे पहले कि सीरान कुछ समझ पाता, ड्रैगन स्लेयर की तेज धार ने उसके हाथ को उसकी बाजू से अलग कर दिया। घंटी जो उसके वॉल गॉड्स को काबू कर रही थी, हवा में उछली और ध्रुव ने उसे एक झटके में पकड़ लिया। आरान ने सुअर की तरह चीख मारी। उसके मुंह से खून फूट पड़ा और वो दर्द से कांपने लगा। ध्रुव ने ड्रैगन स्लेयर को कंधे पर टिकाया और जमीन पर उतरा। उसकी नजर अपने चारों वॉर गॉड्स पर पड़ी। उनकी आंखें बेजान थीं, जैसे वह जीवित लाशें हों। उनकी यह हालत देख उसने दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। आप में से बहुत से लोग चैनल की मेंबरशिप लेकर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सच बात यह है कि मेंबरशिप लेने का कोई खास फायदा नहीं है, ना आपको और ना मुझे। सच्चाई ये है कि जब आप YouTube पर मेंबरशिप लेते हैं, तो 30% हिस्सा सीधा YouTube खुद रख लेता है और लगभग 20% हिस्सा इंडिया में टैक्स और बाकी चीज़ों में कट जाता है। यानी अगर आप 100 देते हैं, तो मेरे पास मुश्किल से 50 भी नहीं पहुंचते। आपकी मेहनत की कमाई का आधा पैसा तो प्लेटफॉर्म और टैक्स में ही चला जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या अर्ली एक्सेस चाहते हैं, तो YouTube मेंबरशिप मत लीजिए। इसके बजाय आप डायरेक्ट पेमेंट, UPI, QR कोड का इस्तेमाल करें। इससे 100% पैसा सीधा मुंह तक पहुंचेगा और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट बना पाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मेरा UPI ID, QR कोड है। डायरेक्ट सपोर्ट करें, प्लेटफॉर्म को अमीर न बनाएं। धन्यवाद।